हेलो दोस्तों। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ जो अभी आधुनिक समय में कई युद्ध हो रहे हैं उसके इकोनॉमिक्स के ऊपर में, और आखिर वो युद्ध होते ही क्यों हैं और उसका वास्तव में किस आइडियोलॉजी से क्या लेना देना है, इसके ऊपर में मैं बात करूँगा। तो आधुनिक समय में हम दो युद्धों को देख रहे हैं। एक तो हमारा पश्चिम एशिया का क्षेत्र है और दूसरा हम यूक्रेन रशिया का वार जो है उसको देख रहे हैं। तो आखिर ये युद्ध जो है उसमें इतने घातक हथियारों का यूज हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में आम इंसान मारे जा रहे हैं, और एक मानवीय संकट है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बड़ी वर्ल्ड में अभी चल रही है फ़िलहाल। और हम लोग आम इंसान जो है ना एकदम बिल्कुल मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए या क्या बोलना चाहिए भी या नहीं बोलना चाहिए, तो ये सब तो एक एंगल है ही, लेकिन मैं एक डिफरेंट एंगल से बात करना चाहूँगा जो एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट को, जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि वो कोई बड़ा इसके ऊपर में एक्शन ले सके, लेकिन जो जानकारी होती है ना वो आंसर राइटिंग में और बाकी इंटरव्यूज़ में जो नॉलेज है वो एक दिखाने का अच्छा मौका देती है, और ये ऐसी नॉलेज है जिसको गहराई से जानना ज़रूरी है। तो देखिए, वर्ल्ड में जो भी युद्ध होते हैं उसके पीछे कुछ लॉबीज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे दंगे करवाने हों, तो दंगे करवाने हों जिसके लिए क्या है, जो दोनों पक्षों में से कुछ लोगों को पैसे दिए जाते हैं भड़काने के लिए, और ये जो पक्ष होते हैं ना बहुत ईजिली रेडी हो जाते हैं, और इस हिसाब से दंगे की जिस तरह से पॉलिटिक्स चलती है ताकि कुछ खास फ़ायदा हो। सत्ता मिलता है तो उसके ज़रिए प्रॉस्पेरिटी भी आती है। जो भी सत्ता के में ऊपर जाते हैं, सत्ता के शिखर पे, या जो सत्ता में साझीदार होते हैं, तो उनमें समृद्धि आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, और प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़रूरी है बहुत सारे मामलों में। इसके ऊपर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। तो हम लोग बात कर रहे थे युद्ध के इकोनॉमिक्स की। तो जैसे जो भी युद्ध हो रहे हैं उसमें आप देखिए, जो खास करके जो कुछ खास कंपनी के लोग हैं वो मोटा मुनाफा कमाते हैं, और ये जो कंपनी के लोग हैं वही पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं या खुद पॉलिटिक्स में काफ़ी ऊंची जगहों पर हैं, और साथ ही उन्हीं का मकसद होता है कि पूरी दुनिया में कोई बड़ा वार ना हो, कोई बड़ा जंग ना हो। और कोई जो बड़ा जंग होगा तो उसको रोकने के लिए पूरी जो है वो बड़ी ताकतें आएगी, लेकिन छोटे मोटे झगड़े चलते रहे पूरी दुनिया में, ताकि जो हथियार बनाने वाली कंपनी है ना वो बहुत थोक के भाव से हथियार बनाती है, तो उनके हथियार बिकते रहें। अब हम लोग यहाँ पे पश्चिम एशिया की बात करते हैं, जो कि बहुत दुखद देखते हैं कि एक देश है बहुत एग्रेशन में, एक खास बेचारे मतलब बहुत कम है फ़िलिस्तीनी क्षेत्र, उस पर इतने सारे इजराइल जो है जैसे बॉम्ब गिरा रहा है। तो इजराइल इतने बम इसलिए गिरा पा रहा है ताकि अमेरिका की सरकार उसको गोला बारूद की सप्लाई दे रही है। तो गोला बारूद की सप्लाई क्या अमेरिका की सरकार दे रही है? नहीं, अमेरिकी जो रक्षा कंपनियां हैं जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है बम और गोला बारूद वगैरह, वो सप्लाई दे रही है। क्या वो फ्री दे रही है? नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रही है। उसके बदले इजराइल पे कर रहा है, पैसा पे कर रहा है। तो क्या इजराइल जो है वो पैसा अपनी जेब से पे कर रहा है? नहीं, इजराइल को अमेरिका से सहायता मिल रही है। किस तरह की सहायता? पैसों से सहायता। और वो पैसा क्या अमेरिका की सरकार का है? नहीं, वो पैसा आम टैक्स पेयर का है। जो टैक्स पे करते हैं उसको अमेरिका की सरकार दे रही है इजराइल को, और इजराइल उसी पैसे से जो हथियार खरीदता है उससे कुछ पूंजीपति लोग हैं वो समृद्ध हो रहे हैं। तो पूंजीवाद का ये वन ऑफ द वर्स्ट एग्जाम्पल है। एक विभिन्न जो है हमारे पास उदाहरण देखने को मिलता है पूंजीवाद का। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि रसिया यूक्रेन वार में यूक्रेन को कौन सहायता दे रहा है? अमेरिका। किस फॉर्म में? पैसे की फॉर्म में। उस पैसे से वो यूक्रेन क्या करता है? हथियार खरीदता है। हथियार खरीदता है तो वो जो है किसके अगेंस्ट में? रसिया के अगेंस्ट में। घूम फिर करके जो आम लोग हैं युद्ध में कौन ज़्यादा निशाना बन रहा है? बहुत दुखद है देखने में, और बताने लायक बात नहीं है कि गजा क्षेत्र में जैसे 3000 बच्चे मार दिए गए और पूरी दुनिया एक तरीके से मूक दर्शक बनी हुई है। वो आम लोगों के बच्चे थे, आम इंसान हैं, और
धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, बच्चों का कोई धर्म नहीं होता है। रहा बात कि उनको जो मार दिया गया उससे किसको फ़ायदा हो रहा है, उससे हथियार बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है, जो क्या आम इजरायली क्या बिल्कुल फेवर में अपनी सरकार के नहीं। नेतन्याहू खुद ही भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामलों में बहुत बुरी तरह से घिरे हुए थे। इजराइल में उनको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था कि वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म कर दे रहे हैं। अब लोकतंत्र के बचाने के नाम पे अमेरिका उनको सहयोग कर रहा है, लेकिन घुमा फिरा के जो इकोनॉमिक्स है वो ये काम कर रही है कि हथियार जो बहुत बड़े पैमाने पे जो बन चुके हैं उनको खपाया जा रहा है। बड़ी इसमें काफ़ी घोटाला भी होगा, बहुत ज़्यादा। जैसे देखिए, हमास ने दावा किया था कि उसने 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागे हैं। जाहिर सी बात है कि हमास संगठन के जो लीडर्स हैं, जो कहीं बाहर में बैठे होंगे, बहुत हो सकता है कि वो इजरायली लोगों के साथ, इजराइल के बड़े लीडर्स के साथ ही बैठ के गुफ्तगू कर रहे हों, चाय नाश्ता का फ़ायदा उठा रहे हों या बहुत आनंद ले रहे हों। आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस होती है ना, उसको भुनाया जाता है नीचे के लेवल पे। हायर लेवल पे आप देखिएगा तो शैतान और भगवान दोनों साथ ही बैठते हैं। इसके ऊपर में हम लोग फिर लंबा डिबेट कर सकते हैं और कि भगवान और शैतान जो है कैसे एक साथ बैठते हैं और उनकी क्या कारस्तानियाँ चलती है, तो उसके ऊपर में हम लोग फिर कभी आराम से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि भाई 5000 रॉकेट दागने का जो फ़ायदा लिया, तो जिसने भी उसको फंड किया 5000 रॉकेट दागने का, एक एक रॉकेट मान लीजिए 1-1 लाख रुपए का भी है, तो उसका बचत कर लिया इसने, 3000 रॉकेट को छुपा लिया। तो वो चीज़ है जो वो मैनेज कर रहे हैं, यानी कि लीडर्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी जो बम गज़ा पे गिर रहे हैं, तो उसको विरोध करना चाहिए आम इंसानों को, पूरी दुनिया के आम इंसान को, और पहले आम इजराइलियों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में भुगतना उन्हीं को है। जो टेररिस्ट अटैक होगा उसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू हो या वर्ल्ड के जो बड़े लीडर्स हों, उसके पास तो बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आम इंसानों के पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। तो ये इश्यूज़ है वो चलता रहेगा और हम जो है और भी बातें करते रहेंगे। लेकिन एक और एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं, जैसे लिट्टे जब काफ़ी ज़्यादा हावी था श्रीलंका के ऊपर में, तो उस समय लिट्टे जो है उसके अगेंस्ट में श्रीलंका की सरकार ने AK-47 राइफ़ल मंगवाई थी, लगभग 3000 राइफ़ल मंगवाई थी। आखिर क्यों? क्योंकि उससे पहले लिट्टे को सेम कंपनी ने 300 राइफ़ल और उसकी कुछ गोलियां सप्लाई दे दी थी, जिससे लिट्टे हावी हो रहा था श्रीलंका की सरकार पर। तो श्रीलंका की सरकार को मजबूरी में उसी कंपनी से फिर AK-47 मंगानी पड़ी थी। तो वर्ल्ड में यही होता है, जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं वो खुद ही जो हथियार है वो उग्रवादियों को, पहले उग्रवादी को, टेररिस्ट को या मिलिटेंट ग्रुप्स को सप्लाई दे देती है। मजबूरी में उससे लड़ने वाले जो सरकारें होती है उसको भी खरीदना पड़ता है वहीं से हथियार। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं, ये सब काफ़ी कुछ वो चलता रहता है। हम लोग पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे देश हैं जिनमें काफ़ी समानताएं हैं, तीनों एक साथ भी रह सकते हैं, कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत, उसको रहने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो हथियार बनाने वाली कंपनियों को है, जिसमें सबसे ज़्यादा हथियार बनते हैं अमेरिका में और पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं। और जितने उसके लीडर्स हैं अमेरिका के, इवन राष्ट्रपति तक, वो सब हथियार बनाने वालों के एजेंट के जैसे काम करते हैं, क्योंकि उनके जो फिर जो चुनाव की जो फंडिंग होती है वो वहीं से आती है, उन्हीं कंपनियों की वजह से। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है, भले किसी भी विधि से हो। तो ये उनका पावर है। अब जैसे कि मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं ऐसी बातें बोल सकता हूँ, क्योंकि सबको पता है कि मेरी ये जो बातें हैं उसका असर बहुत लंबे समय तक नहीं होना है, या इतने लोग इसको देखेंगे नहीं इस चैनल को। हाँ, लेकिन अगर लाखों में लोग इसको देखने लग गए या बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो सरकारों का माथा ठनकेगा और तब जाके ये कुछ और कार्रवाई जो है इसके ऊपर में हो सकती है, या मेरे ऊपर में कुछ प्लानिंग हो सकती है। अभी तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं लगती है। तो चलिए, हम लोग फिर मिलेंगे और बात करते ही रहेंगे विभिन्न मुद्दों पर। ऐसे मुद्दे जो हाशिए पे चले गए हैं, जिसके ऊपर में कहीं बातचीत नहीं होती है, हम लोग उन मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। चलिए अभी यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।